दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार विक्रमादित्य केबी एजू वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मुख्य टॉपिक कि 10वीं के बोर्ड में 90% अंक कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक छात्र की यह दिली इच्छा होती है कि मुझे भी 10वीं बोर्ड में 90% या उससे ज़्यादा अंक आएँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना यह आसान है 90% अंक लाना? इसके लिए क्या-क्या बातें करनी होती है, उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन चर्चा करने से पूर्व आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और अगर पहले से मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमें लाइक करें। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रत्येक छात्र के मन में कुछ सपने होते हैं और उस सपनों को पूरा करने के लिए जो पहली पायदान होती है, वो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा होती है। और इसी जगह से आपके आगे के मार्ग प्रशस्त होते हैं कि आपका जो जाने का तरीका है, आगे बढ़ने का तरीका है, वो किस दिशा में जा रहा है, कहाँ और किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, ये सभी बात आपके इस अंक पर निर्भर करते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा मेहनत करता है, तो उसका रिजल्ट के वो वास्तविक हकदार होते हैं। अगर आप मेहनत करें और आपको अंक अच्छे नहीं आए, तो आपके मन में ये कसक ज़रूर रह जाती है कि आखिर हमने पढ़ा तो था, हमने तैयारी तो करी थी, लेकिन हमें अच्छे मार्क्स नहीं आए। हालाँकि इसका कतई मतलब नहीं होता है कि अगर आपको कम अंक आ रहे हैं, तो आप अच्छे नहीं हैं। जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, ये मन से बात आप निकाल लें कि कम अंक अगर किसी कारणवश आपको आ गया, तो आपके मन में कुंठा, डिप्रेशन इसकी भावना को एकदम पनपने नहीं दें। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें कम अंक आते हैं और आगे सफलता उनकी ही कदम चूमती है। लेकिन यह भी सत्य है कि अच्छे मार्क्स आपके मेहनत और साथ-साथ आपकी सोच का परिचायक होता है। इसलिए मैं जो आज कुछ बताने वाला हूँ, उसको गौर से अगर आप सुनेंगे, तो 90% क्या, उससे भी ज़्यादा अंक 95% भी, 100% अंक भी लाना संभव है। दोस्तों, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 90% अंक प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। अच्छी तैयारी, समय प्रबंधन और कड़ी मेहनत से आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी 3 बात पे आपको ध्यान देना है कि अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए, समय प्रबंधन का आप ध्यान रखें और अगर मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं और आपको आसान लगेगा। पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन, जो भी आपके पाठ्यक्रम होते हैं, हर एक कक्षा के अपने पाठ्यक्रम होते हैं, बोर्ड परीक्षा के भी अपनी पाठ्यक्रम है और प्रत्येक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषयवार उसके बारे में आपकी पुस्तक में वो बातें समेकित की जाती हैं। तो इसके लिए आवश्यक है सबसे पहली रणनीति कि आप हर अध्याय को समझें। यह नहीं कि फलाने-फलाने अध्याय को हमने पढ़ लिया और कुछ अध्याय को हमने छोड़ दिया, यह नहीं। आप हर अध्याय को समझें। सबसे पहले प्रत्येक अध्याय को ध्यान से पढ़ें, अपनी नोट्स को व्यवस्थित करें। सब सबसे कारगर जो होता है वो आपका आपका अपना बनाया हुआ नोट्स होता है, जिसको आपने बड़े ध्यानपूर्वक बनाया है, लिखा है। क्योंकि आपने उसे लिखते वक़्त कई दफ़ा देखा होता है और उसके अनुसार आप अपने नोट्स को व्यवस्थित करते हैं। इसीलिए उससे बढ़िया नोट्स कहीं से भी आप कलेक्शन कर लेंगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कितने भी अच्छे टीचर हैं अगर आपको दे देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो पढ़ कर के स्व अध्ययन करके नोट्स बनाया है, वह सबसे अच्छा होता है, तो उसको व्यवस्थित करें और आपको जो विषय कठिन लगता है, उस कठिन विषयों को आप चिह्नित करें।
अगर संभव हो तो उसे एक डायरी रखें, उस डायरी में उस चीज़ को लिखें कि ये चीज़ मुझे कठिन लगते हैं और उन विषयों को की कठिनाई को हम कैसे दूर करें, यह भी आपके मन में एक मैपिंग होती है, उस मैप के अनुसार आप आगे बढ़ें। अतिरिक्त संसाधन का उपयोग करें जैसे कि पाठ्यपुस्तक है, ऑनलाइन सामग्री है या आपके अध्यापक की सहायता है। ये सभी आपके सहायक हैं और इसको अगर आप उसे गुनेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे तो आपको आपकी सारी समस्या का समाधान इसी जगह हो जाता है। ऑनलाइन सामग्री भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और उसमें भी कई सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अवधारणाओं पर ध्यान दें। आपने देखा होगा कि प्रत्येक अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का जिक्र होता है। उसको आप पहचान करें, उन अवधारणाओं को समझें और उसके लिए अधिक समय दें। उन्हें अपने शब्दों में लिखें, जो बातें वहाँ दी हुई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें, उदाहरणों का उपयोग करें। आप जो नोट्स बना रहे होते हैं, उस नोट्स में चित्र बनाएँ, डायग्राम बनाएँ या फ्लो चार्ट बनाएँ, ताकि आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न अपने अ, से जो ज़्यादा जानते हैं लोग, यानी आपके शिक्षक हो गए, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मित्र मंडली हो सकते हैं, उनसे आप उस संबंधित प्रश्न को पूछें और उस समस्या का समाधान ढूँढने की कोशिश करें। और उससे आगे है कि नियमित अभ्यास करें। मान लीजिए अगर आपने आज पढ़ाई किया और 5 दिन छोड़ दिया, फिर आपने 2 दिन खूब पढ़ाई किया, इससे आपको कोई बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप जितना ही पढ़ें, उसको नियमित अभ्यास करते रहें। जो भी पढ़ें, उसको कुछ दिनों के बाद फिर देखें, फिर कुछ दिनों के बाद देखें। लगातार अगर आप देखते रहेंगे, तो वह आपकी स्मृति में चली जाएगी और आपको याद रखने में उसे आसानी होगी। इससे आपकी समझ मजबूत होती है और अगर नियमित रूप से आप अभ्यास करते हैं, तो आपके हर एक लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज लेवल है और उसका एप्लीकेशन है, तीनों में फ़ायदा होता है। पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं, उसको हल करें, खुद से लिखें, खुद से बनाएँ, उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखें। मॉक टेस्ट दें, अगर मॉक टेस्ट हो रहा है कहीं या खुद से मॉक टेस्ट क्रिएट करते हैं, तो उसे भी दें। दोस्तों को कहें कि आप प्रश्न बनाएँ, मैं उसका उत्तर दूँगा। आप उन्हें दें, उनसे आप लें। या फिर अध्याय के अंत में दिए गए सवालों के जवाब दें। ये सब आपको फ़ायदा कर सकता है। अब देखिए कि प्रश्न पत्रों का अभ्यास हम कैसे करें? प्रश्न पत्र जो पिछले साल के पेपर होते हैं, पिछले साल के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये आप उससे नहीं करते हैं, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कैसे-कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, उसके विषय के कितना वज़न है उसमें, उसको समझने में आपको ये मदद करता है, इसीलिए प्रश्न पत्रों का अभ्यास ज़रूर करें। आप इन पेपरों को सॉल्व करने के लिए समय निकालें और अपने कमज़ोर क्षेत्र को पहचानें कि किस जगह आपकी कलम रुक जा रही है, कहाँ जो है आपकी दृष्टि नहीं समझ में आ रही है, तो वो उस बातों का अब आप उस डायरी में नोट करें और उसको बार-बार करने से आपकी समस्या का समाधान खुद से ही संभव हो जाएगा। फिर है ऑनलाइन संसाधन। ऑनलाइन में ऐसी कई वेबसाइटें और ऐप्स हैं, जो विभिन्न विषयों के लिए नमूना प्रश्न पत्र प्रदान करते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करके आप अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं और अपने कमजोर क्षेत्रों को पहचान भी सकते हैं। हर एक बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, सभी जो है अपने कुछ मॉडल सेट जो है वो बनाते हैं और उस मॉडल सेट्स का अगर आप कई बार अभ्यास करेंगे, खुद से बनाएँगे तो आपको एक रफ़ आइडिया आता है कि आप इतने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अमूमन उसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। वही सेम प्रश्न तो नहीं होंगे, लेकिन उसी तरह के प्रश्न जो है आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन संसाधन का भी इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक होता है। फिर है नमूना प्रश्न पत्र, अपने स्कूल या कोचिंग संस्थान जहाँ भी आप पढ़ रहे होते हैं, उस जगह से नमूना प्रश्न आप पत्र प्राप्त कर लें। ये प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं और आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही मददगार होता है और उसे समय सीमा के भीतर जितना बोर्ड में समय होता है, उसी सीमा के भीतर आप वो एक सेट को लेके बैठें, उसे बनाएँ। ये सेट बनाना बहुत ही अच्छा होता है बच्चों को अच्छे मार्क्स के लाने में। जो बच्चे सेट नहीं बनाते हैं और अनायास सीधे परीक्षा में जाके बैठते हैं, तो उसे परीक्षा की कुछ बारीकी के बारे में पता नहीं होता है और वही बच्चे ज़्यादातर पिछड़ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत किया था, लेकिन मुझे अंक ही नहीं आते हैं
और बोर्ड को कोसते हैं, अपने शिक्षक को कोसते हैं, विद्यालय को, संस्थान को, कोचिंग संस्थान को कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, जबकि यह आपको करना है। तो इसीलिए हालाँकि कोचिंग संस्थान वगैरह कराते हैं, स्कूलों में भी ये बात कराई जाती है, तो आप इसको ध्यान रखें। अब देखिए जे कि इन सब बातों को करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है कि समय प्रबंधन का महत्व आप दें। अध्ययन के लिए समय निकालें। अगर अध्ययन के लिए हम समय कोचिंग संस्थान की बातों को ही लेकर के केवल हम अपने डायरी में उसे नोट करते जाएँ या फिर किसी नोटबुक में उसको उतारते जाएँ, तो ये कोई फ़ायदा आपके लिए नहीं है। या स्कूलों में जो पढ़ाया गया बस उतना ही करके आप बैठ गए। आपको अध्ययन के लिए समय निकालना पड़ेगा और कुशलतापूर्वक प्रबंधन या आपकी कक्षा में आपको 10वीं में 90% मार्क्स लाने में मददगार होता है। इसीलिए आप इस चीज़ को समझें कि पाठ्यक्रम में जो है वो अच्छी तरीके से समझ करके उसमें कहाँ-कहाँ कठिनाई बिंदु है, उस बिंदु को समझें और उसे हल करने की कोशिश करें। आप प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय दें। आपके लिए सभी विषय का महत्व उतना ही है क्योंकि मार्क्स तो सब में बराबर होते हैं। यह नहीं कि फलाने विषय मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उसे खूब पढ़ता हूँ और कुछ विषय को छोड़ देता हूँ, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। उसी तरीके से परीक्षा की तैयारी के लिए समय परीक्षा से पहले आप समय का प्रबंधन करना बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपने अध्ययन की योजना बना सकते हैं और प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय आवंटित कर सकते हैं। उसी तरीके से आराम और नींद के लिए समय, अगर आप मान लीजिए लगातार पढ़ ही रहे हैं और सो ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और स्वास्थ्य अगर खराब हो गया, तो फिर आपकी तैयारी प्रभावित होगी। इसीलिए आराम और नींद के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटे ही सभी के लिए होते हैं, उसी में आपको सोना भी है, पढ़ना भी है, स्कूल भी जाना है और आपको अपने इस लक्ष्य जो है कि 90% या 100% मार्क्स हमें आएँ, उसके लिए भी समय निकालना होता है। तो पढ़ाई के साथ-साथ नींद का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग करते हैं कि जगे रहते हैं लगातार, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, जो मैंने देखा है कि कुछ दिन तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद उनकी पेट की समस्याएँ शुरू हो जाएगी, उनका तबीयत खराब हो जाएगा, लीवर में समस्या आने लगेगी। तो फिर वो परेशान हो जाता है और अंततः परीक्षा आते-आते ऐसी स्थिति होती है कि जो पढ़ा-लिखा है वो सभी भूल जाता है और परिणाम जो है वो 90% क्या वो 50% में आकर के लटक जाते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, अपने आप को तरोताज़ा रखें और बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करें कि समय को किस अनुसार हम ये फिक्स करें कि किस समय हमें पढ़ना है, किस समय क्या करना है। उसके बाद है स्वास्थ्य के लिए समय, स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना ना भूलें, जैसे नियमित व्यायाम है, योगा है, संतुलित भोजन है, ये आपको स्वस्थ रखेगा और आपकी एकाग्रता में सुधार होगा। अगर आप खाना नहीं खाएँगे तो आपके माथा का कंसंट्रेशन जो है, ब्रेन का कंसंट्रेशन वो नहीं हो पाएगा, एकाग्रता आपकी भंग हो जाएगी। आप पढ़ रहे हैं यहाँ और घूम रहे हैं रोड पे, स्कूल में। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपके जो है परीक्षा परिणाम प्रभावित होंगे। इसीलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। अब देखिए नोट्स और संदर्भ सामग्री का उपयोग। नोट्स जो बनाते हैं, मैंने पहले भी कहा कि नोट्स को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। यह नहीं कि पूरा इतिहास आप लिख कर के सभी 5 किताब जमा कर लिए और सभी किताब का सब बात लिख कर के रख दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना ही लिखें उसका स्पष्ट लिखें, संक्षिप्त रखें ताकि उसे जब फिर से हम देखेंगे तो दिमाग में ये बातें तुरंत में समा जाएगी। इसीलिए आप स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। महत्वपूर्ण बिंदुओं और सूत्रों को हाइलाइट करें। अगर पुस्तक पढ़ते हैं, यह नहीं कि अब उस बिंदु को हम किताब को छू नहीं रहे हैं, पेन नहीं चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमें किताब गंदी हो जाएगी। नहीं, किताब जो है गंदी नहीं होगी, उसको हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसको हाइलाइट करें। इस तरीके से आप जो है नोट्स बनाएँगे तो आपको जब पुनः उस पुस्तक को देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो उसे आपके ध्यान जाएँगे और अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप बना कर के आएँगे। उसे अपने शब्दों में लिखें, किताबी लैंग्वेज में आप नहीं लिखें, उसे अपने शब्दों में लिखें ताकि आपको समझ आ सके। नोट्स बनाने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग आप कर सकते हैं और डायग्राम अगर बनाएँगे तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट ही लुक में जो इवैल्यूएटर होते हैं उनको लगे कि अच्छी बहुत सुंदर डायग्राम है और आपको आपके नंबर पूरा-पूरा आएँगे और आपको आपकी जो है समझ भी विकसित होगी क्योंकि डायग्राम आपके समझ को विकसित करता है, इसीलिए आपको आवश्यक है। ये संदर्भ सामग्री, आप कहाँ से संदर्भ ले रहे हैं? कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप ले लेते हैं, तो फिर आपके लेनी की देनी पड़ जाएँगे। तो इसीलिए जो है पाठ्य पुस्तक, नोट्स और ऑनलाइन संस्थानों से जानकारी जो प्राप्त करते हैं, उसके संदर्भ सामग्री में ध्यान दें कि वो ऑथेंटिक हो और सही बातें उसमें लिखी गई हो। इसका भी आपको ध्यान देना है, लेकिन संदर्भ आप ले सकते हैं। पाठ्य पुस्तक से, नोट्स से, ऑनलाइन संसाधन से ये संदर्भ आप ले सकते हैं।
उसी तरीके से जो अच्छी तरीके से लिखी गई किताब है और लेख जो ऐसा ढूँढने का विषय है, जिसमें कि आपको लगता है कि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो उसको उसको आप जो है मेहनत करें, उसको स्पष्ट करें कि यह हमारे लिए लाभदायक है और ये बिना लाभदायक, क्योंकि ऑनलाइन संसाधन जो आप देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, जो आपके लिए सही नहीं है। तो उसको आपको यह बाइफरकेट करना पड़ेगा। अगर आपसे संभव नहीं हो तो अपने सीनियर्स से, अपने गार्जियन से उसमें यह देख लें कि ये कौन आपके लिए सही है और कौन-सा आपके लिए सही नहीं है। उसी तरीके से उदाहरण और व्याख्यानों को समझने में आपको यह संदर्भ सामग्री मदद करती है। तो यह जो है नोट्स और संदर्भ सामग्री का उपयोग बहुत ही आवश्यक होता है, आपके इस 90% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए परीक्षा की तैयारी के लिए क्या-क्या रणनीतियाँ हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है, वह क्या है कि समय प्रबंधन। हर विषय को हम पर्याप्त समय दें, पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बनाएँ। जो बच्चे समय सारणी नहीं बनाते हैं, वो बस ऐसे ही आसमान में तीर चलाते हैं बिना लक्ष्य के। तो ये इससे आप बचें जो है। फिर नोट्स बनाएँ, हर अध्याय के लिए संक्षिप्त नोट्स बनाएँ, हर अध्याय के लिए। यह नहीं कि फलाने का हमने बना लिया, अरे! हमने बहुत बनाया उससे नहीं, हर एक आप जो है विषय और हर अध्याय के लिए आप संक्षिप्त नोट्स बनाएँ, महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखें और उससे भी जो है महत्वपूर्ण बात है कि उसका अभ्यास करें। प्रश्न पत्रों को हल करें, पिछले वर्ष के पेपर का अभ्यास करें, जो भी नोट्स बनाए उसे बार-बार देखें, नहीं देखेंगे तो फिर वो आपको याद नहीं रहेगा, कितने भी इंटेलिजेंट होंगे आप और अगर उसे अभ्यास नहीं करेंगे तो वो आपकी विस्मृति में चली जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि स्मृति में हम रखें, विस्मृति की बात को ध्यान से हटा दें, हमें स्मृति में रखना है, उसे बार-बार रिकॉल करें तो आपकी परीक्षा की तैयारी जो है अच्छी होगी, मार्क्स भी अच्छे आएँगे। परीक्षा की तैयारी के लिए एक अच्छी रणनीति बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे अंक लाने के लिए पहले आपको विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझना होगा। इसके लिए समय निकाल कर हर अध्याय को ध्यान से पढ़ना होगा। हर विषय के लिए 1 दिन का लक्ष्य रखना होगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं, तो आपको 90% अंक क्या, उससे भी ज़्यादा अंक आएँगे ही। आप हर अध्याय के लिए संक्षिप्त नोट्स बनाइए। नोट्स को अपने परीक्षा के समय में ऐसे बनाएँ ताकि फर्स्ट साइट में ही हमें लगे कि अच्छा ये बातें हमने देख लिया है और ये बातें अब ये देखना बाकी है और उसको आप समय निकाल कर के देख लेंगे। तो अगर सब कुछ देखा हुआ रहेगा तो एग्ज़ाम के समय में वो नोट्स आपको बहुत ही मदद करता है। इसीलिए और अलग-अलग हम रंगों में अलग शेड्स में अगर रखते हैं तो हमें याद करने में आसानी होती है। आपके ब्रेन में वो बातें जो है जल्दी से स्पष्ट हो जाती हैं। अब देखिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट जो है, मॉक टेस्ट जो है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कराते हैं मॉक टेस्ट। उसी तरीके से वह मॉक टेस्ट कराते हैं कि आपको वास्तविक परिस्थिति लगे कि आप सच में परीक्षा दे रहे हैं। उस परीक्षा में समय प्रबंधन, प्रश्न पत्र का पैटर्न और तनाव प्रबंधन के लिए वो मॉक टेस्ट आपको तैयार करता है। मॉक टेस्ट आपको अपने कमज़ोर क्षेत्र को पहचानने में भी मदद करता है और साथ-साथ उन पे काम करने में मदद करता है। उसी तरह प्रैक्टिस सेट का महत्व जो है, प्रैक्टिस सेट जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ आपको परिचिति कराते हैं और ये आपको विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को दोहराने का अवसर प्रदान करता है। प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा की तैयारी के लिए एक संरचित और लक्ष्य दृष्टिकोण प्रदान करता है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस शीट का जो संयोजन है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस शीट का संयोजन आपकी तैयारी को और अधिक प्रभावी बना सकता है। मॉक टेस्ट आपको वास्तविक परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, जबकि प्रैक्टिस शीट आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझने में मदद करता है। अब देखिए दोनों स्थिति है, एक है मॉक टेस्ट, दूसरा है प्रैक्टिस शीट। मॉक टेस्ट आपको वास्तविक परीक्षा के लिए तैयार करता है। जो ऊपर में हमने कहा इसमें वास्तविक वास्तविक परिस्थिति उसमें समय प्रबंधन, प्रश्न पत्र पैटर्न, तनाव प्रबंधन इसके लिए मॉक टेस्ट जो है अच्छा हो तो उसमें कमजोर क्षेत्र को पहचानने में आपको मदद करता है। जबकि प्रैक्टिस शीट जो है यह आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को समझने में मदद करता है। इस दोनों के संयोजन में अगर आप मॉक टेस्ट भी करते हैं और प्रैक्टिस शीट का भी जो है कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका जो है इस दोनों में अगर सामंजस्य बैठा हुआ है, तो आपको यह मदद होगा कि हमें जो है किस प्रकार से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है और उसका आप उपयोग कर पाएँगे और आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। इसी तरीके से पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अध्याय पर ध्यान जो है वो केंद्रित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण अध्याय की पहचान, जैसे कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण अध्याय की पहचान करना महत्वपूर्ण है। यह आपके शिक्षक या पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे अगर पिछले वर्ष इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे पिछले वर्ष भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष भी उस अध्याय से तो प्रश्न आएँगे ही।
और आता ही है उस अध्याय से, तो उसमें इस तरीके का प्रश्न अगर पूछा गया है, तो जो बाकी है हो सकता है इससे ये छोड़ कर के बाकी प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि उस प्रश्न को नहीं पूछा जाए, रिपीटेशन भी होता है। इसीलिए आपको होल सिलेबस में जो जितना भी दिया हो उस चैप्टर में, उसके सभी को जो है ये पॉइंट आउट बनाना पड़ेगा कि ये हमारे लिए इस बार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये उससे थोड़ा-सा कम है, ये उ लेकिन आपको देखना सबको है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण अध्याय की आपको पहचान करनी होगी। फिर है ध्यान केंद्रित अध्ययन जो है, एक बार महत्वपूर्ण अध्याय की जब आप पहचान कर लेते हैं, तो उसपे आपको एकदम फ़ोकस होना है, ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करना है। इन अध्याय को समझ में जो आ रहा है, उन हिस्सों और मुश्किल हिस्सों को पहचान करके आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उसी तरीके से अभ्यास प्रश्न जो है, इन अध्यायों के अभ्यास प्रश्न को हल करना, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने आप को जाँचने परखने का, क्योंकि यह आपको अवधारणाओं की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद करता है और आपको परीक्षा के लिए तैयार करता है। तो इसी तरीके से जो है, यह जो है परीक्षा के दौरान जो है तनाव प्रबंधन, इसको अब कैसे हम तनाव प्रबंधन करें, तो इसके लिए आवश्यक होता है कि हम शांत रहें, आराम करें, साँस लेने की व्यायाम करें और ध्यान केंद्रित जो है यह करें। ये 4 महत्वपूर्ण बातें, जैसे शांत रहें, परीक्षा का तनाव सामान्य है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम शांत रहें और अपने आप पर विश्वास करें जो है। फिर साँस लेने की व्यायाम, जो गहरी साँस लेने से तनाव कम करने में मदद मिलती है। जैसे कुछ योगासन अगर होता है, कुछ जो है मेडिटेशन है, तो उसमें हम कुछ मिनट के साँस और प्रश्वास पे अगर ध्यान दें, तो उससे क्या होता है कि एकाग्रता हमारी बढ़ती है और तनाव में जो है प्रबंधन भी किया जा सकता है। उसी तरीके से आराम, परीक्षा से पहले पर्याप्त आराम ज़रूरी है। नींद की कमी अगर होगी, तो तनाव को बढ़ा सकती है और कई बार हमने देखा है कि बच्चे रात-रात भर जगे हुए हैं और एग्ज़ाम देने के समय मुझे नींद आ रही है, जम्हाई आ रही है। तो जम्हाई अगर आ रही है, तो इसका मतलब आपको परीक्षा में आप तन्मयता से नहीं लगे हुए हैं। आपके मन में जो बातें उभर के सामने आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। तो यह आपके परिणाम में बाधक हो सकता है, इसीलिए आराम भी ज़रूरी है और ध्यान केंद्रित, परीक्षा के दौरान ध्यान केंद्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। बाहरी विकर्षणों से हम बचें और प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें, तो यह जो है तनाव प्रबंधन करने में मदद करता है। उसी तरीके से अध्यापकों और परामर्शदाताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना, सहायता माँगना। अध्यापक और परामर्शदाता से अगर आप सहायता माँगते हैं, तो आपको अपनी कमजोरी को समझने में मदद मिलेगी। वे आपको विषय की समझ को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त अभ्यास सामग्री, नोट्स या संसाधन प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए सहायता माँगने में कोई कंजूसी नहीं करिए। जब भी मौका मिले, ज़रूर आप उनसे सलाह लेते रहें जो है। उसी तरीके से मार्गदर्शन और प्रेरणा। अध्यापक आपको अपने अध्ययन के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद कर सकते हो, कि वो हर प्रत्येक वर्ष आपके जैसे कई बच्चों को देखते हैं, इसीलिए अध्यापक से आपको सहयोग तो लेना ही चाहिए और बेहतर रणनीति बनाने में वो आपके मददगार होते भी हैं। वो आपको प्रेरित भी रख सकते हैं, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बात है। उसी तरीके से मार्गदर्शन और सलाह जो है, यह अध्यापक आपको परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए व्यावहारिक सलाह भी प्रदान करते हैं। वे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर रणनीति विकसित करने में भी मदद कर सकते हैं। अब देखिए, एक परीक्षा के दौरान समय का प्रबंधन हम कैसे करें, तो यह सबसे पहला क्या है कि समय सारणी बनाएँ। प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग समय निर्धारित करें। अगर समय सारणी आपने नहीं बनाया है, तो फटाफट शुरू हो जाइए आज से इस काम को करने के लिए। फिर दूसरी बात है, तो प्रश्नों को प्राथमिकता दें। आसान प्रश्नों को पहले हल कर लें और कठिन प्रश्न को आप अगर हल करने की कोशिश करें, बन रहा है तो सही है, नहीं तो अपने जो है अध्यापक से संपर्क करें और उनसे उस प्रश्न के हल के लिए अपने आप को आँकें और शिक्षक से मदद लेना पड़े, तो एकदम उसमें हिचकिचाहट की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। फिर जो है समय का ध्यान रखें, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना निर्धारित समय है, उसका ध्यान रखें। उससे अगर अधिक समय का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कोई न कोई प्रश्न छूट जाएँगे। फिर है समय का सदुपयोग करना, अनावश्यक कामों से बचें और ध्यान केंद्रित करें। ये परीक्षा के दौरान समय का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। यह देखिए कि समय के अभाव में छात्र अक्सर महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़ देते हैं या पूरी पेपर को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए पहले से योजना बनाना और समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, यह दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, परीक्षा के बाद के कदम, तो अपनी सफलता का जश्न मनाएं। परीक्षा के बाद अपने आप को कुछ समय दें और अपने प्रयासों के लिए खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रेरित करेगा। अब क्या है कि परीक्षा के बाद जो है, अब कि हम सब कितना सफल हुए, कितना असफल हुए, किन-किन प्रश्नों को हमने छोड़ा, अगर हमारा अच्छा गया, तो हम उसके लिए जो है खुद को पुरस्कृत करें, खुद से अपने आप को कहें कि हाँ, हमने इस चीज़ को किया है और इस चीज़ को करना बाकी है। अगर आपको लगता है कि हमने अपना बेस्ट दिया है, तो आप खुद को
खुद से पुरस्कृत करने लगे कि हाँ, हमने अपना काम बखूबी किया है। उसी तरीके से अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें, अपने परिणाम का गहन विश्लेषण करें। जिन विषयों में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसकी समीक्षा करें और उन विषयों पर काम करें जिनमें सुधार की गुंजाइश हो। ये परीक्षा की बात जो है, जो आपकी मुख्य परीक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा, उससे पहले के कदम है, जो आपके मासिक परीक्षा होती है या आपके वीकली टेस्ट होते हैं या टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें देखें अपने आप को आके, यहाँ उसकी बात की जा रही है। उसके अलावा जो है, अपने भविष्य की योजना बनाएँ कि अगर इस प उस पर परीक्षा परिणाम में मासिक परीक्षा है या टर्मिनल एग्ज़ाम है, उसमें आपने कैसा प्रदर्शन किया? आप उसमें देखें कि किस जगह पे आपसे भूल हुई है, किस जगह पे और अच्छा प्रदर्शन आपको करना चाहिए और अपने भविष्य की योजना उसके आधार पे आप बनाएँ जो है, उस करियर विकल्प पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार अपने करियर पथ का आप चयन करने में आपको ये सब मदद मिलेगा। या फिर अपने आप को इस जगह पे आके कि हमें किस-किस क्षेत्र में अभी और भी किस विषय में अभी और काम करना है, उसके लिए आपको यह मददगार होता है। इस परीक्षा मूल परीक्षा के बाद भी भविष्य योजना बनाने में ये आपको मदद करता है। उसी तरीके नई चुनौती के लिए आप तैयार हैं, आगे की पढ़ाई के लिए खुद को हम क्या करें जो है, उसके लिए शैक्षणिक स्तर पर ध्यान देना आवश्यक है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वह भी आपको पता चल जाएगा। फिर है कि अंतिम परीक्षा से पहले अभ्यास और पुनरावृत्ति। ये देखिए, अंतिम परीक्षा से पहले जो है आपको अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसमें सबसे क्या है, पुनरावृत्ति। ये आपको अवधारणाओं के बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। और उसके बाद पुनरावृत्ति बार-बार करना जो है, एक बार को पढ़ा हमने, फिर से उस अवधारणा को पढ़ रहे हैं, फिर से उस प्रश्न को देख रहे हैं, उसका हल कर रहे हैं, तो बार-बार करने से पुनरावृत्ति करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें कोई भी कांसेप्ट समझने में आसान होगा। उसी तरीके से अभ्यास प्रश्न का हल, ये आपको परीक्षा के पैटर्न से परिचित कराएगा और अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। फिर है समय प्रबंधन, ये आपको परीक्षा के दौरान और परीक्षा से पहले यह समय प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर समय प्रबंधन आप कर लेते हैं, तो फिर जो है आपके लक्ष्य को हासिल करने में कोई भी बाधक तत्व उत्पन्न नहीं होंगे। समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी तैयारी के लिए हमने पहले भी कहा कि समय सारणी बनाएँ, अपने कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान दें और आप परीक्षा के दिन एक अच्छी रात की नींद लेना ना भूलें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो सारा किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए आप इसका ध्यान रखें। फिर एक अच्छे स्वास्थ्य और पोषण का महत्व देखिए कि ऊर्जा का जो स्रोत होता है, वो हमारे पोषण में बहुत ही आवश्यक होता है कि आप कैसा डाइट ले रहे हैं। तो हमें अपनी दैनिक गतिविधि को जो सुचारू रूप से चलाना है, उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। हम फिजिकल कुछ एक्सरसाइज भी कर लें, दौड़ दौड़ लें, स्किपिंग कर लें, उसके अलावा कुछ योगा कर लें और जो मानसिक है, मानसिक मेडिटेशन है, वो आपको बहुत ही मददगार होता है। श्वास-प्रश्वास की गति पे ध्यान देना, ये योगासन में आपको जो है, यह मदद करता है। तो यह आपको ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उसके साथ-साथ आपके यह मानसिक और शारीरिक दोनों स्वस्थ रहने में ये आपको मदद करता है। उसके अलावा जो है, अध्ययन क्षमता में जो वृद्धि होती है, पौष्टिक भोजन हमारे मस्तिष्क को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जैसे कुछ बादाम होते हैं, अंकुरित अनाज होते हैं या कुछ सब्जियाँ हैं, फल है। अगर ये सब हम खाते रहते हैं तो हमारा हाजमा सही रहता है, हमारा मस्तिष्क जो है अच्छे से काम करता है और अध्ययन क्षमता में वो वृद्धि होती है। अगर आप भूखे पेट रहेंगे और आप पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, तो शायद ये समस्या हो सकती है। आपका ब्रेन जो है, बहुत देर तक कंसंट्रेशन आपको नहीं रह पाएगा, अच्छे मार्क्स लाने में वो बाधक होंगे। उसी तरीके से ये रोग से बचाव भी करता है। अगर अच्छा पोषण जो है, हमारी प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करता है और ये हमें बीमारियों और संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। फिर है सकारात्मक मनोदशा। स्वास्थ्य और पोषण का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हमारी तनाव, सहनशीलता को बढ़ाता है और हमें खुश और प्रेरित रहने में मदद करता है। इसीलिए पॉजिटिव तो सोचना ही है कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं और हमें जो है अच्छा करना ही है। इस चीज़ पर हमें ज़रूर ध्यान देना है, ताकि जो है, कभी भी अगर नेगेटिव फीलिंग्स मन में आए तो वह आप पर हावी ना हो जाए। अब देखिए, सफलता के लिए दृढ़ संकल्प और लगन। अब इन सभी बातों के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि दृढ़ संकल्प। कक्षा 10वीं के बोर्ड में हमें 90% अंक लाना है और कह देने से कि मैं ले आऊँगा, ये संभव नहीं होगा। उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि नहीं, हमें लाना है तो लाना है और जब तक हम अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक दुनिया की
बाकी बातों को हमें नज़रअंदाज करना है। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए तो आपका पूरा जीवन बाकी है और एक उस कठिन लक्ष्य को साधना है, तो हमें उस भीड़ से आगे बढ़ना है और उस भीड़ में हमें नहीं ही रहना है, उससे अलग कुछ ऐसा करना है ताकि बाकी बच्चों से मैं बेहतर कर सकूँ और अपने लक्ष्य को साध सकूँ। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है दृढ़ संकल्प लेने का कि नहीं, हमें इस चीज़ को करना ही है, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। इसे प्राप्त करने के लिए लगन भी उतना ही आवश्यक होता है। दृढ़ संकल्प आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि हमने जो इच्छा हमारे अंदर पनपी, हमने उसे कर दिखाया। इच्छा तो सभी लोग की होती है, लेकिन क्या सभी लोग उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं? कथमपि नहीं। वही लोग कर पाते हैं जो दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना है जो बाकी से हमें अलग पहचान दिलाए। तो उस जगह पे आपको आवश्यक होता है इन सब बातों के लिए कि हमें अगर अचीव करना है तो करना ही है। उसमें ना इफ ना बट के लिए कोई जगह होता है। ये आपको चुनौतियों का सामना करने और हार ना मानने की ताकत देता है कि मैं इंसान हूँ और कोई अगर 90% क्या 100% अचीव कर सकता है तो मैं भी उसमें से एक हूँ। यह दृढ़ संकल्प आपको प्रेरणा देगा, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा और इसी दृढ़ता से प्रयास करने पर ही आपको बाकी जो आपके साथ हैं इस काम में मदद करने वाले, वो भी आपको प्रोत्साहित करेगा। अगर आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे, समय प्रबंधन पर ध्यान नहीं देंगे, अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तो यह संभव कभी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इन चीज़ों को आपने कर लिया तो असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में। आपके जैसे बच्चे ही तो 90% और 100% अंक लाते हैं। उसे भी आप ही के जैसे भगवान ने इस संसार में बना कर के भेजा है। तो यह चीज़ आपको करना होगा और लगन जो है ये आपकी पढ़ाई में लगन से जुटे रहना। लगन आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने में मदद करता है। आपका अध्ययन नियमित होगा, संगठित होगा और प्रभावित होगा। यह जो है अ, आपको या इफ़ेक्टिव बनाने में जो प्रभावी होगा, यहाँ प्रभावी शब्द है, जो कि यह देखिए कि प्रभाव कि आप जो पढ़ रहे हैं, वह आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन ला रहा है। इसमें लगन की बहुत ही आवश्यकता होती है कि कोई लगनशील है, सब दिन एक समान वो प्रयास करता आ रहा है, अग्रतर उसमें वृद्धि ही होते जा रही है, तो यह आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ही सहायक होता है। उसी तरीके से आपकी कमजोरियों का भी पता लगाने में मदद करता है और उन्हें सुधारने का भी काम करता है। आप अपनी पढ़ाई में अधिक समय लगाते हैं और अधिक मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता आपके कदम चूमती ही है। यही दुनिया का तजुर्बा है, यही लोगों का अनुभव है, यही लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया है और यही वो बातें हैं जिसके कारण से किसी को 100 में 100 अंक भी आते हैं, 100% वो अचीव करता है और जो इन बातों को नहीं समझते हैं, नहीं गुनते हैं, नहीं अपने अंदर झाँकते हैं, उनके उनसे सफलता बहुत ही दूर चली जाती है। तो छात्राएँ या जो भी हमारे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, आप अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लें और लगन से आज से जुट जाएँ, परीक्षाएँ बहुत ही नज़दीक है और मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, मुझे विश्वास है कि आप हमारे साथ इस काम को आगे बढ़ाएँगे और वो करके दिखाएँगे और आप हमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी चैनल पे आप हमें लिखेंगे कि सर आपने जो बातें कही थी, वो हमने करके दिखाया और मुझे मैट्रिकुलेशन बोर्ड में 90%, 95%, 100% मार्क्स आए हैं। मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।